हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज फिर नए टॉपिक अपन लेंगे साइंस के अंतर्गत, जो होगा अपना विद्युत सेल। अब बात करेंगे अपन विद्युत सेल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विद्युत सेल की बात करेंगे। विद्युत सेल किसे कहते हैं और हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि जो अपन बैटरी का घरों में प्रयोग करते हैं। हाँ, वो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होता है, विद्युत अपघटय होती है, ये किसका बना होता है, किस चीज का प्रयोग करते हैं अपन, ये कितने वोल्ट तक के लिए अपन प्रयोग करते हैं। किसकी बात करें हम? बैटरी की। यदि अपने छोटे छोटे रिमोट होते हैं उनमें, या वॉल वॉच दीवाल घड़ी जो होती है उनमें, उन सब में भी अपन बैटरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उनके पूछ लिया जाता है कि इनका वोल्ट कितना होता है, कितने वोल्ट तक के लिए होते हैं। तो उन्हीं सब की डिस्कस करेंगे विद्युत सेल के बारे में, ठीक है ना। ये भी सबसे अहम पॉइंट है अपने लिए कि विद्युत सेल क्या होता है। तो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो विद्युत प्रवाह को बनाए रखता है परिपथ के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत सेल कहते हैं। आपसे यदि कोई पूछ ले कि विद्युत सेल क्या है, तो बता सकते हो कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। क्या कहलाता? विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत सेल क्या लिखेंगे? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया द्वारा। रासायनिक क्रिया का मतलब इसमें रिएक्शन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते वगैरह, उन सब के क्रिया के द्वारा तैयार होते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। क्या कहलाता? विद्युत सेल कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? विद्युत सेल। यह क्या करता है? यह रासायनिक ऊर्जा को, पहले तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपसे पूछा भी जाता है कि वैद्युतिक सेल किस ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो आपको बताना है कि वैद्युतिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यदि ऐसा ना हो तो चार ऑप्शन में एक और भी हो सकता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा लेता, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहलाता? विद्युत सेल कहलाता। आपसे कोई पूछ लीजिए विद्युत सेल क्या है, तो ये एक प्रकार का युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार विद्युतीय परिपथ में बनाए रखता। क्या कहलाता? विद्युत सेल कहलाता। इनमें जो मुख्य पॉइंट होते हैं वो विद्युतीय सेल में जो इस प्रकार की क्रियाएं हो, रासायनिक क्रिया, उनके लिए दो चीज का होना महत्वपूर्ण है। नंबर एक, इलेक्ट्रोड के बगैर कभी भी विद्युत सेल के अंदर ना विद्युत प्रवाह हो सकती, ना विद्युत का प्रवेश हो सकता, ना विद्युत का प्रवाह ना प्रवेश, ये दोनों ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है? इलेक्ट्रोड जो बना होता वो तांबा का भी बना हो सकता है, वो जस्ता का भी बना हो सकता है, वो कार्बन का भी बना हो सकता है। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोड। आपसे पूछा जाता है कि वैद्युतिक सेल में इलेक्ट्रोड बने होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? तांबा, जस्ता या कार्बन के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक इलेक्ट्रोड और
ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, आपके सामान्य विज्ञान में प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि वैद्युतिक सेल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वैद्युतिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैद्युतिक सेल में जो क्रियाएं संपन्न होती है वो किनके माध्यम से संपन्न होती है, मुख्य भाग क्या क्या है, तो आपको सबसे पहला मुख्य भाग बताना इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होती है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक के माध्यम से धारा वो उसमें विद्युत धारा का प्रवेश होती है और दूसरा से उसका निकाल होता है। तो एक को कहते हैं धनात्मक, दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक। तो ये इसके लिए तांबा, जस्ता और कार्बन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे यदि पूछ लिया जाए कि अकेला ये कभी भी कार्य संपन्न नहीं करा सकता, कौन? इलेक्ट्रोड। इसमें विद्युत अपघटय होना जरूरी है, अर्थात एक प्रकार का विलयन का होना जरूरी है। वो विलयन मीन्स घोल, वो घोल होना जरूरी है। वो घोल किसका होना चाहिए? तो उसे हम सबसे पहले बता दो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय यानी एक प्रकार का इसमें घोल तैयार करना। ये इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कार्य है इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स पैदा करना। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में जो आदान प्रदान होती रहती है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, वो प्रदान करता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम तेजाब और पानी का प्रयोग करते हैं। जल और तेजाब, इन दोनों के पर्याप्त मात्रा में मिलाकर हम इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है उनमें क्या क्या मिला होता है, तो आपको बताना है कि 1 लीटर तेजाब और 3 लीटर पानी, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, अर्थात 1:3 की बात करें। 1 लीटर क्या हो गया? तेजाब और 3 लीटर हो गया पानी। यदि ऐसा ना पूछे तो आपसे ऐसा होगा 3:1 यानी 3 लीटर पानी और 1 लीटर तेजाब, इन दोनों को मिलाकर हम क्या तैयार करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन्स अधिक से अधिक उत्पन्न करना, यही ऊर्जा का कार्य करता है। सबसे अधिक ऊर्जा होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में तो होता है। यही तो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं टकराकर। किससे टकराकर? इलेक्ट्रोडों से टकराकर। कौन से इलेक्ट्रोड? वो धनात्मक और ऋणात्मक, एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक, इन दोनों से टकराकर अधिक से अधिक क्या पैदा करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स पैदा करेगा, यानी वो ऊर्जा पैदा कर देगा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। और वो रासायनिक ऊर्जा फिर किस में तब्दील होकर बाहर निकलेगा? विद्युत ऊर्जा में बाहर निकल जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कार्य क्या है, क्या बताओगे? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया करके अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स का प्रदान करना, इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करना, पैदा करना है इनका मुख्य कार्य करना, और दो इलेक्ट्रोड के बीच में आदान प्रदान करना इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा पैदा हो जाए। यह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय कहते हैं। विभिन्न प्रकार की बैटरी होती है, सेल होते हैं, उन सभी में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग प्रयोग करते हैं। किसी में हम सूखा भी ड्राई इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, किसी में लिक्विड हो सकता है कि उसमें 2, 3 या 4 चीज का मिश्रण हो, उसमें उनका हम इलेक्ट्रोलाइट, विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार के बैटरियां होती, सेल होती, उन सब में अलग अलग प्रकार के हम इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रोड के रूप में भी हम तांबा, जस्ता, कार्बन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यदि अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत सेल मुख्यतः जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? प्राथमिक सेल अर्थात इस प्रकार के सेल को एक बार आवेशित कर लेने के बाद, चार्ज कर लेने के बाद दोबारा हम इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं।
वैसे सेल जिनको एक बार चार्ज किया जा सकता, बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता है, हम उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल वैसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार आवेशित भी कर सकते हैं और निरावेशित कर सकते हैं। बार बार आवेशित निरावेशित करने वाली क्रिया जो होती है वो द्वितीयक सेल में होते हैं, और ये दोनों का ही प्रयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक सेल की, कि प्राथमिक सेल का प्रयोग कहां किया जाता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, वैसे सेल जिन्हें सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है, जिन्हें सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है, क्या कहलाता, प्राथमिक सेल कहलाता। क्या कहलाता, प्राथमिक सेल कहलाता है। वैसे सेल जिन्हें सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है, बार बार आवेशित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता प्राथमिक सेल कहलाता। जैसे आपसे इसकी विशेषता पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना कि प्राथमिक सेल में वोल्टेज का मान भी कम होता है। प्राथमिक सेल में वोल्टेज का मान बहुत ही कम होता है। यदि आपसे कोई पूछ लेता है प्राथमिक सेल में वोल्ट कहां तक की वोल्ट होती है, तो आपको उसमें सबसे कम वोल्ट होते हैं, प्राथमिक सेल में सबसे वोल्टेज कम होते हैं। तो नंबर 1 पहले बता दूं, प्राथमिक सेल में विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। प्राथमिक सेल को सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है। ठीक है। कुछ सेल अब ऐसे भी हैं जिनको हम बार बार आवेशित भी करते हैं, निरावेशित भी करते हैं। अब यदि ऐसे सेल के बारे में बात करें तो आप बता सकते हो लिथियम जो आजकल बैटरी में सबसे ज्यादा मोबाइल में जो होती है उसका नाम है लिथियम सेल। क्या नाम है, लिथियम। और इन्हें हम बार बार आवेशित करते, निरावेशित करते, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर हम चार्ज करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी सेल है जिसे कहते हैं लिथियम। आजकल सबसे ज्यादा लिथियम के बारे में पूछा जा चुका है कि मोबाइल की बैटरी में या हाई पावर फोन के लिए अधिकतम आजकल क्या कहते हैं अपन मोटर व्हीकल्स में भी, स्कूटी में भी अपन बैटरी जब प्रयोग करते हैं वो लिथियम सेल ही होता है। उनका सबसे हम बार बार आवेशित भी करते हैं और निरावेशित भी करते हैं। ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना। ठीक है। अब यदि आ जाए कि प्राथमिक सेल की आकृति कैसी होती है, तो प्राथमिक सेल की जो आकृति होती है, आकृति यानी आकार में छोटा होता है, विद्युत वाहक बल कम होता और छोटा भी होता है। इनकी क्षमता भी कम होती है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन से प्राथमिक सेल होते हैं। अब प्राथमिक सेल की बात करेंगे कि प्राथमिक सेल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पहला जो होता है वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल ये प्राथमिक सेल है। आपको पहचानने के लिए आता है कि निम्न में से कौन कौन से प्राथमिक सेल, निम्न में से कौन से प्राथमिक सेल है। वहां 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही अपने को देखना कि ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो प्राथमिक सेल कौन कौन सा होता है। नंबर 1 वोल्टेइक सेल। दूसरा आपके पास शुष्क सेल, जिसे हम कार्बन
सेल भी कहते हैं, इसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं। तीसरा लेकलांची सेल। चौथा मरकरी सेल। ठीक है ना, ये सारे। पांचवा बटन सेल। ये सारे सेलों के प्रकार होते हैं। वोल्टेइक सेल होते हैं, डेनियल भी होते हैं, डेनियल सेल। ये सेलों के प्रकार होते हैं। ये सारे सेल अपने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं किससे? लेकलांची सेल से, यानी सॉरी ड्राई सेल से, शुष्क सेल। ये सेल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्बन सेल भी आपको बोल सकता है, इसमें शुष्क सेल भी बोल सकता है, ड्राई सेल भी बोल सकता है। वोल्टेइक सेल लेकलांची सेल का ही ये संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। आपसे पूछ ले लेकलांची सेल का संशोधित रूप कौन सा सेल है, तो आपको बताना शुष्क सेल या ड्राई सेल है। ठीक है ना, इसे हम कार्बन सेल भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? वोल्टेइक सेल। अब आपसे पूछ लिया जाता है, इनमें सबसे मोस्ट यही होती है कि इन सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। विद्युत वाहक बल के मान कितने होते हैं सबसे ज्यादा, कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है और कहां प्रयोग किया जाते हो, कितना होता है? जो रिमोट के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर, इन सब में, जो खिलौनों में, ठीक है ना, बैटरी चार्जर में छोटे छोटे ड्राई सेल, छोटी सी सेल होती है। सेल अपन निप्पो का अपन मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, निप्पो की सेल होती है, तो अपन उस 7 रुपये में, अब वो 10 रुपये में देने लगे। पहले 4 रुपये में देते थे, 4 रुपये से 7 रुपये, 7 रुपये से अब 10 रुपये। तो सेलों की कॉस्ट कितनी होती थी? तो 4 7 10। अब वो उनमें कितने विद्युत वाहक बल होते हैं? अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि उनमें विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है और कहां प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इस सेल की बात करें। सिंपल से सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ छोटा सा सवाल आता है कि शुष्क सेल हो या ड्राई सेल हो या कार्बन सेल हो, इन सेल का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आपको बताना है इनका प्रयोग किया जाता है खिलौनों में। खिलौना, रिमोट कंट्रोल, दीवार घड़ी इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं। किसका? शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। इस शुष्क सेल में जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो कितना होता है? 1.05 वोल्ट होते हैं। कितने होते हैं? 1.05 वोल्ट होते हैं। ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि 1.05 वोल्ट क्या है, तो आपसे मान कितना, तो आपको बताना 1.0। ठीक है, डेनियल सेल हो गए, प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। वोल्टेइक सेल प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। लेकलांची सेल का भी हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। और कभी कभी जो आपकी रिस्ट वॉच की बात कर ले कि रिस्ट वॉच में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो इसमें बटन सेल का प्रयोग किया जाता है। किस सेल का प्रयोग किया जाता है? बटन सेल का। आपसे पूछा जाता था, आपको बताना किसका सेल? बटन सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बटन सेल हो गए। ठीक है ना, बटन सेल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी ये जितने भी सेल है ये सारे प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आसानी से बताना है कि ये इनका वैल्यू है। अब आते हैं इसी में द्वितीयक सेल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल मतलब जिन्हें हम, वैसे सेल जिन्हें हम बार बार आवेशित भी कर सकते हैं और निरावेशित भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे ये भी 3 प्रकार के होते हैं। निकिल कैडमियम सेल,
निकिल कैडमियम सेल, और दूसरा होता है लेड एसिड सेल, जिसे कहते हैं सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा संचायक बैटरी। सबसे अधिक क्वेश्चंस बन के आते हैं वो सीसा संचायक बैटरी के ही बनकर आते हैं क्वेश्चन कि द्वितीयक सेल में सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो आपको बताना है लेड एसिड सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बैटरी। सीसा संचायक सेल। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सीसा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम प्रयोग करते हैं H2SO4 का। किसका? H2SO4, जिसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक का अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक का अम्ल। और इस सभी अम्लों का राजा है, सभी अम्लों का राजा है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सीसा संचायक सेल में जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का। यहां पे लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिखा सकता, सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की भी बात कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है H2SO4, यदि H2SO4 नहीं हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा संचायक सेल। अब आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक सेल जो होते हैं उनका जो होता है क्षमता या दक्षता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। तो द्वितीयक सेल की जो क्षमता निर्धारित की जाती है वो हमेशा AH में किया जाता है दोस्तों। किस में किया जाता है? AH में। AH का मतलब क्या होता है? एम्पियर आवर। क्या होता है? एम्पियर आवर। इनकी दक्षता हमेशा क्षमता जो होता है AH में व्यक्त किए जाते हैं, एम्पियर में। कोई भी बैटरी कितने एम्पियर का है और कितने घंटा कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा? AH। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। और सबसे अधिक दोष भी होते हैं तो किसमें होते हैं? ये द्वितीयक सेल में ही होते हैं, अर्थात लेड एसिड बैटरी में होते हैं। इनमें जो दोष पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। एक अपन कहते हैं बकलिंग दोष, सल्फेशन दोष, ठीक है ना। ये बकलिंग, सल्फेशन, ये सारे ऐसे दोष हैं जो इनमें अवरोध पैदा करते हैं रासायनिक क्रिया करने में, ठीक है ना। और बहुत दिन तक यदि कोई बैटरी रखा हुआ है और वो चार्ज नहीं हो रहे हैं तो उनमें भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम बकलिंग, सल्फेशन, और यदि बहुत दिन बाद यदि बैटरी कोई रखा हुआ हो और उसको आप दोबारा चार्ज करते हो तो उसको कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या कहते हैं? ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्ज यानी उसको धीरे धीरे हम एम्पियर देकर धीरे धीरे मात्रा में, यदि जितनी निर्धारित उनसे भी कम हम धारा देकर उनको धीरे धीरे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक सेल में प्लेटों का मुड़ना, उनमें अचालक बन जाना, ये सारे सल्फेशन बकलिंग का दोष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी क्रिया हमें अपने दोष नहीं पढ़ना है, दोष को हटाकर हमें सिर्फ पढ़ना होता है कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। द्वितीयक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिन्हें हम बार बार आवेश कर सकते हैं और बार बार निरावेश। आवेशित और निरावेशित होने वाली की घटनाएं क्या कहलाती है? द्वितीयक सेल कहलाती है। अब द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो मैं लेड एसिड सेल, निकिल कैडमियम सेल, ठीक है ना, और निकिल आयरन सेल। ये कुछ सेल हैं जो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अब आपसे इसमें एक लिथियम भी जुड़ गए दोस्तों, ठीक है ना, लिथियम, ठीक है, लिथियम भी जुड़ गए। इनकी भ्रांति रहती है कि प्राथमिक सेल एक द्वितीयक सेल है, लेकिन इसको द्वितीयक सेल में लाते हैं क्योंकि जिसको हम बार बार आवेश और निरावेश कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अपना द्वितीयक सेल। तो लिथियम, आजकल लिथियम का सबसे ज्यादा प्रयोग हम बैटरी चार्जिंग के, बैटरी के रूप में कर रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक कार आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स आ रहे हैं, स्कूटी वगैरह, उन सब में हम लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जो अपने मोबाइलों में भी जो बैटरी होती है वो भी कौन सी बैटरी होती है? लिथियम बैटरी ही होती है, क्योंकि हम बार बार उसको आवेश और निरावेश कर सकते हैं।
उनमें आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीयक सेल में विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। द्वितीयक सेल में विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है आपको बताना, क्योंकि ये सारे के सारे आप देखते हो आपके मोबाइल में, कभी कभी मोबाइल में आ जाता है कि नीचे लिखा रहता है कि इसकी बैटरी इतने वोल्ट लेते हैं, 2.08, 2.25, 2.40। इसका मतलब क्या, विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 2.08, 2.8। नॉर्मली इतना ही पूछा जाता है और आपसे इसी पेपर में रहते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल का मान कितना, तो 2.08, 2.40, 2.25 इस तरह से आपके विद्युत वाहक बल के मान रहते हैं। किसी भी प्रकार की बैटरी ले लो 2.25 की बैटरी रहती है। तो लेड एसिड सेल के विद्युत वाहक बल का मान बल का मान 2.08 होता है। ठीक है ना। प्रत्येक सेल, जितनी भी सेल होगी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। आपसे पूछ भी लिया जाता है सेलों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको बताना सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जिनमें कई सेल एक साथ जुड़े हो तो उसको हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे उसको बैटरी। ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बैटरी किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, सेलों के समूह को, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है। समूह मतलब जहां दो या दो से अधिक सेल एक साथ जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, बैटरी कहलाता है। ठीक है ना। ये सेलों के समूह होते हैं और प्रति सेल, प्रत्येक एक सेल का अलग अलग वोल्ट आ जाती है। ठीक है ना। इस तरह से सेलों के समूह में 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज करते हो, 6 वोल्ट की बैटरी का भी यूज करते हो, हाँ 24 वोल्ट की बैटरी का भी यूज करते हो। ये सारे क्या है, सेलों के। और यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि बैटरी के सेलों का अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होता है, कितना बताना, 2.08 वोल्ट प्रति सेल बताना। कितना बताना, 2.0। ऐसे 2 भी आ जाते लिखा हो कहीं ना कहीं, जब चार्ज रहता तो 2 पॉइंट से अधिक भी हो जाती है। ठीक है ना। तो 2.08 वोल्ट प्रति सेल विद्युत वाहक बल का मान होता है किसके, बैटरी के अंदर। उसमें किसमें, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल की बात करें, सीसा संचायक, उनमें आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है या अभिक्रियाएं होती है, उनको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो अम्लों का राजा है और इसका सूत्र होता है H2SO4 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन ने डिस्कस किया था वो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। कितने प्रकार के द्वितीयक सेल होते हैं, वो 3 प्रकार के द्वितीयक सेल होते हैं, निकिल कैडमियम, निकिल आयरन और लेड एसिड सेल। सर्वाधिक प्रयोग में लेने वाले जो बैटरी होते हैं वो लेड एसिड सेल होते हैं। इनकी क्षमता जो होती है वो AH में मापा जाता है, एम्पियर आवर में मापा जाता है दोस्तों। चलिए अब इसी में बात करेंगे घरेलू सप्लाई, घरेलू विद्युत सप्लाई की बात करेंगे कि घरेलू विद्युत सप्लाई में आपसे नॉर्मल पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है या सप्लाई दी जाती है उनका विद्युत वाहक बल कितना, वोल्टेज का मान कितना होता है, उनमें भारत की आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है ना। इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान कितना होता है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो कितने वायरों के, वायरिंग जो होती है वो वायरों की संख्या कितना होता है, तो उनमें वायरों की संख्या 3 होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू से अपन अध्ययन करते हैं कि घरेलू विद्युत सप्लाई। तो सबसे पहले घरों में दी जाने वाली जो सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज का मान होता है 220।
कितने होते हैं दोस्तों? 220। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि घरों में दी जाने वाली विद्युत का मान कितना होता है, तो आपको घरों में दी जाने वाली विद्युत सप्लाई का मान होता है 220 वोल्ट। वो भी कौन सा, एसी या डीसी? तो आपको बताना है एसी। कौन सा? अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। तो घरों में दी जाने वाली विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट का होता है। कितना होता है? वोल्ट का होता है। और आवृत्ति कितनी होती है? 50। आपसे कोई पूछ लीजिए आवृत्ति का मान कितना होता, तो आपको बताना है कि 50। ठीक है ना? भारत में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की मान पूछ ले, आवृत्ति का मान होता है, तो आपको बताना 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। ठीक है ना? एक साइकिल प्रति सेकेंड बराबर 50 हर्ट्ज होता है दोस्तों। कितना? एक साइकिल जब पूरा करता है, इसे साइकिल कहते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाने की। तो एक सेकेंड के अंदर जब ये एक साइकिल पूरा कर लेता तो उसे क्या कहते हैं? एक साइकिल प्रति सेकेंड बराबर कितना? तो 50 हर्ट्ज। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आए ना आए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतना ही अपने को ध्यान रखना था कि भाई इतनी होती है। कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज। लेकिन आपको यदि इससे ज्यादा आ जाए तो एक साइकिल प्रति सेकंड बराबर 50 हर्ट्ज की बात करेंगे। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि घरों में जो अपन धारा, विद्युत धारा प्रयोग करते हैं उनका मान कितना होता है। तो घरों में जो विद्युत धारा का मान जो प्रयोग करते हैं वो 5 एम्पियर तक के लिए करते हैं। कितने? 5 एम्पियर से आप 15 एम्पियर भी बोल सकते हो। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि घरेलू कार्यों में जो विद्युत धारा प्रयोग किए जाते हैं उनका मान कितना होता है, तो आपको बताना 5। लेकिन यदि आपको पावर लाइन के लिए पूछ लिया जाए तो आपको बताना 15 एम्पियर। कितना बताना? 15 एम्पियर। अच्छा, घरों में दी जाने वाली धारा होता है वो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक की होती है। 5 एम्पियर एवं 15 एम्पियर तक होती है। ठीक है ना? चलिए विद्युत सप्लाई में अपन ने बात कर लिया कि 220 वोल्ट क्या मिलेगा अपने को? एसी सप्लाई दी जाती है घरों में। सामान्य विद्युत का मान, विद्युत सप्लाई का मान कितना होता है? 220 वोल्ट एसी। भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एक साइकिल प्रति सेकंड बराबर कितने हर्ट्ज होते हैं? 50 हर्ट्ज। और आपसे पूछ लिया जाए दोबारा यहां पे कि घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो आपको बताना 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक। तो घरेलू कार्य के लिए जो अपन प्रयोग करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट की बात कर दे, बल्ब की बात कर दे, नॉर्मली ये सब जो अपन घरेलू उपकरण, टीवी चलाते, फ्रिज चलाते, वॉशिंग मशीन, इन सब को चलाने के लिए अपने पास जो घरेलू विद्युत धारा का जो मान होता है वो कितना होता है? 5 एम्पियर। लेकिन पावर लाइन के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो आपको बताना है 15 होता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊं 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, तो 5 एम्पियर से घरेलू कार्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, रेडियो, ट्यूबलाइट, बल्ब, इन सब को चलाने के लिए अपने को 5 एम्पियर
उपयोग में लिया जाता है। और 15 एम्पियर का धारा उपयोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पावर लाइन के लिए। किसके लिए? पावर लाइन। ये पावर लाइन का मतलब, पावर लाइन का मतलब कि जो जहां पे 15 एम्पियर तक के विद्युत उपकरण उपसाधन प्रयोग में लिए जा रहे हो, तो 15 एम्पियर तक के जो विद्युत उपकरण उपसाधन जो प्रयोग में लिए जाते हैं उनमें काउंट होता है हीटर। कौन सा काउंट होता है? हीटर। हीटर सबसे पहले 1 नंबर पे आते हैं हीटर। दूसरा आता आयरन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको कहते हो, ठीक है ना। ये सारे क्या है? पावर। ये 15 एम्पियर तक की धारा वहन करता है, ठीक है ना, 15 एम्पियर तक की धारा लेता। तो यदि आपसे पूछ ले कि 15 एम्पियर तक धारा वहन करने के लिए घरेलू विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं, तो आपको बताना इनमें 15 एम्पियर तक विद्युत धारा पर कार्य करने वाले वैद्युतिक उपकरण जैसे हीटर, आयरन, सिंपल भाषा में फ्रिज, और स्टैंडर्ड भाषा में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। इन सब में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि घरेलू वायरिंग, घरेलू वायरिंग जिसको कहते हैं डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग, घरों में जो सप्लाई लेते हो आप 220 वोल्ट की, उनके लिए तारों की आवश्यकता, जो वायर प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से वायर होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि घरेलू वायरिंग के लिए विद्युत परिपथ में जो आप विद्युत परिपथ के लिए जो आप वायर सेलेक्ट करते हो, घरों में लाने के लिए जो वायर अपन लाते हैं, वो कितने प्रकार के वायर प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना 3 प्रकार के वायर प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। घरेलू वायरिंग में, घरेलू वायरिंग के परिपथ में कितने प्रकार के वायर होते हैं? घरों में दी जाने वाली धाराओं या घरों में दी जाने वाली विद्युत परिपथ के लिए या धारा प्रवाहित करने के लिए कितने प्रकार के वायर की जरूरत होती है? 3 प्रकार की, ठीक है ना, 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के वायर की आवश्यकता होती है घरेलू वायरिंग के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए। घरेलू वायरिंग में विद्युत प्रवाह के लिए जो अपने विद्युतीय परिपथ तैयार करते हैं, वो विद्युतीय परिपथ तैयार करने के लिए हमें 3 प्रकार की वायर की आवश्यकता होती है। नंबर 1 विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार की बात करेंगे, ठीक है ना, या इसको जीवित तार भी बोलते हैं, या इसको हम फेज तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम इसको मेन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन लाइन भी कहते हैं। ये एक विद्युन्मय तार होता है दोस्तों। दूसरा अपने पास होता न्यूट्रल, न्यूट्रल तार, जिसको हम उदासीन, क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीन वायर, उदासीन तार कहते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का लाना जो होता है, वो विद्युत धारा का जो लाना होता है वो किसके माध्यम से आएगा? वो इस विद्युन्मय या जीवित तार से प्रवेश करती है। और बाहर कौन ले जाता है उसको? बाहर ले जाता न्यूट्रल वायर। विद्युत धारा को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? न्यूट्रल तार, उदासीन। और विद्युन्मय तार क्या करता है? विद्युत धारा को अंदर लेकर आता है। एक और वायर होते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, वो हमारे जितने भी विद्युतीय उपकरण होते हैं उनको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम जिस तार का प्रयोग करते हैं, यानी अर्थिंग करना। क्या करना? अर्थिंग। अचानक वोल्टेज बढ़ जाना, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाना, वो सारे चीज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे थंडर
थंडर, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सारे जो होती है उन सब से बचाव करने के लिए हमारे पास एक और वायर प्रयोग होता है जिसको कहते हैं अर्थिंग करना। क्या करना? अर्थिंग, तार, अर्थ वायर, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि घरेलू वायरिंग में जो 3 तार प्रयोग किए जाते हैं, वो जो मेन लाइन का तार होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एसएससी में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। एनटीपीसी, रेलवे वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब में इन प्रकार के क्वेश्चन, वहां पे ये नहीं पूछे जाते आपको कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब पेपर का जो पैटर्न हो गया वो स्टैंडर्ड हो गए, कंपटीशन बढ़ चुकी, जहां यदि 5000 वैकेंसी होती है वहां पे 50 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। अब ये नहीं कि हमेशा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाए उसी क्वेश्चन को रिपीट करें, हाँ मिलते उसी से, सिलेबस वही होता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ये सामान्य विज्ञान की नॉलेज है, ये हमें होना जरूरी, ये ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। आसपास, मैं हमेशा कहता हूं कि आसपास में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसी घटना को हम सामान्य विज्ञान कहते हैं और हमारे पास होना भी जरूरी है दोस्तों इसका ज्ञान। यदि पूछ लिया जाए इस तार का रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है तार का रंग। इस तार का रंग लाल होता है दोस्तों। कैसा होता है? लाल होता है। आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना है घरेलू वायरिंग में जो प्रयोग किए जाने वाले जो तार होते हैं, जीवित तार होते हैं, मेन लाइन होते हैं, या हम इसको विद्युन्मय कहते हैं, या फेज हो गया, ये लाल रंग का होता है, ठीक है ना। फेज वायर कैसा होता है? लाल रंग का होता। और यहां पे उदासीन की बात करेंगे, उदासीन, तो उदासीन वाली जो वायर होती है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग काला होता है। तार का रंग कैसा होता है दोस्तों? काला, यानी ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। अब यहां पे आ गए अर्थ वाली। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होते हैं, टेक्निकल पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनसे संबंधित, और आप कहीं भी पेपर ही देते हो, ग्रुप डी से लेकर अच्छे लेवल तक के पेपर देते हो, तब तो हर किसी में पूछ ले, ये नॉर्मल कि अर्थिंग की जो तार होती है उनका रंग कैसा होता है। अब वहां पे आपके पास ऑप्शन मिल रहा लाल, काला, हरा, पीला, येलो, ब्लू, ब्लैक की बात कर रहे हैं और ग्रीन की बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको टिक लगाना उसमें। जब तक आपको सही नॉलेज नहीं होगा तब तक आप टिक नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको पहले क्या बताया कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घरेलू वायरिंग में ये तीनों तार का होना आवश्यक है। नंबर 1, ये तार से हम विद्युत सप्लाई घर तक आती है, ये वापस जाके परिपथ को पूरा करता। बस इतना ध्यान है कि विद्युतीय परिपथ को पूरा करने के लिए हमें एक तरफ से आया, दूसरे तरफ से फिर वो गई, तो इस तरफ से आना और जाना, इस तरह से परिपथ क्या हो गया? पूरा हो जाता। तो परिपथ को पूरा करने के लिए मैं आपको डायग्राम बना दूं। मान लिया जाए अपने यहां एक बल्ब है और बल्ब को सप्लाई से यदि कनेक्ट करें तो किसी यदि बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का एक सिरा हम धनात्मक से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा ऋणात्मक से जोड़ते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों सिराएं यहां पे देखो, इनसे आया और इनसे वापस इस तरह से हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया? ये परिपथ को पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया धनात्मक सिरा और ये हो गया ऋणात्मक सिरा, और ये न्यूट्रल वायर कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ न्यूट्रल तार का होना क्या है? काला रंग। और अर्थ वाली वायर जो होती है वो अर्थ वाली बॉडी से कहीं भी से भी आप क्या करो? अर्थिंग कर दो, जमीन के अंदर उसको घुसा दो। उनका काम होता है कि आपातकालीन या अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाना, वोल्टेज का बढ़ जाना, थंडर, बिजली का चमकना, बादल का गरजने से यदि अचानक वोल्टेज में जो परिवर्तन हो जाता है उनको आसानी से क्या करते हैं? अर्थ कर देते हैं। उनके के लिए जो अपन अर्थिंग वायर का प्रयोग करते हैं, और इनका जो रंग होता है वो होता है हरा, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रीन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम 3 प्रकार के वायर प्रयोग करते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के अंदर हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मान होना चाहिए 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, और 1 साइकिल प्रति सेकंड बराबर 50 हर्ट्ज होता है दोस्तों। उसके बाद अपन ने बात किया था घरेलू विद्युत उपकरण में इनका प्रयोग। चलिए अब बात करते हैं कि जो यदि अपने घरों में जो बिजली खर्च होती है,
जो अपन ट्यूबलाइट के रूप में, टीवी के रूप में, वॉशिंग मशीन में, इन सब में जो विद्युत खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम खर्च करते हैं विद्युत शक्ति, और खर्च करने के बाद वो क्या बन जाता? ऊर्जा। क्या बन जाता? ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। किसमें? विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। ऊर्जा का क्षय होना यानी ऊर्जा का खपत होना, ऊर्जा का विनाश होना, बार बार खर्च होना। ऊर्जा किस रूप में खर्च हो रहा है विद्युत परिपथ में? वो ट्यूबलाइट को आप 24 आवर्स जला रखे हो, पंखे चला रखे हो, आप टीवी चला रखे हो, आप फ्रिज चला रखे हो, वॉशिंग मशीन चला, ये सारे क्या है? विद्युत उपसाधन, और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? ऊर्जा खर्च होता है। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। तो चलिए अब नए टॉपिक जो है वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं इसमें, और ये भी अपन ज्ञात कर लें जो बिजली बिल आती घर में उसको किस में मापे जाते, उनकी इकाई क्या होती दोस्तों। चलिए तो अपन बात करें विद्युत शक्ति की। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। मैंने कह दिया आपको कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय, यानी क्षय का मतलब खर्च, खर्च का मतलब व्यय, ठीक है ना, होने की दर विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत शक्ति कहते हैं। आपसे पूछा जाता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला डिफाइन कर ले कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है। विद्युत शक्ति बराबर होता है V इंटू आई, विद्युत विभव और धारा। विद्युत के दो राशियों के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत के दो राशि कौन से? वोल्टेज और धारा, विद्युत विभव और विद्युत धारा, इन दोनों के, ये दो राशि है, विद्युत के दो राशि के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। ठीक है ना? तो P बराबर होगा V इंटू आई। अब यदि आपसे यहां से इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे वोल्ट एम्पियर। क्या कहोगे दोस्तों? वोल्ट एम्पियर। अब इसका यदि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैं हमेशा हर टॉपिक में कहीं न कहीं एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस की बात करते आ रहे हैं। तो हर राशि, भौतिक राशियां जितनी होती है उनकी कहीं न कहीं माप होती है। हाँ, और उन माप को हम किस में दिखाते हैं? मात्रकों के रूप में, इकाइयों के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो आपको बताना है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अर्थात ये वाट और एम्पियर में दोनों के बीच यदि संबंध कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि 1 वाट बराबर, कितने वाट बराबर? 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है। 1 वोल्ट एम्पियर होता है दोस्तों। ये संबंध हो गए। विद्युत शक्ति का जो मात्रक वाट होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में मैं हमेशा वाटेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वाटेज की। कितने वाटेज की बल्ब है? कितने वाट है? वाह, जितनी भी बल्ब वगैरह आते हैं उनमें शक्ति लिखा रही है। 9 वाट का बल्ब है, 6 वाट का बल्ब है, 18 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 50 वाट, ये बल्ब, ये उनकी शक्ति को निर्धारित करते हैं। विद्युत शक्ति का निर्धारण वाटों से किया जाता है। तो यहाँ वाट को बोलचाल की भाषा में वाट कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी इकाई अपन किलो वाट भी लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? किलो वाट, या हम यहाँ पे हम मेगावाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगावाट। तो विद्युत शक्ति की अन्य मात्रक भी होता है किलोवाट और मेगावाट। अब यदि पूछा जाए जो ये विद्युत शक्ति खर्च होती है उसको आप मापते भी हो, तो जो विद्युत शक्ति जो ऊर्जा के रूप में खर्च हो रही है हम उसको मापने के लिए किलोवाट आवर की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? किलोवाट। अब आप कहते हो कि आपके घर में जो विद्युत हम उपभोक्ता है,
आप भी एक उपभोक्ता हो, आप जितना भी विद्युत शक्ति खर्च करोगे वो ऊर्जा के रूप में, एक यूनिट के रूप में बिल आपके पास आ जाती है। विद्युत कंपनी के द्वारा आपके पास एक बिल आती है, उसमें लिखा रहता है कि आपने 5 किलोवाट आवर बिजली खर्च किया है, या आ जाता है उसमें 5 यूनिट आपने बिजली खर्च किया। तो जो बिजली खर्च की उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का जो शक्ति, विद्युत ऊर्जा जो खपत कर रहे हो उनका मात्रक क्या होता है, किस में मापे जाते हैं, और एक उनके किस तरह से अपन वो भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, उनकी इकाई भी निकाल सकते हैं, उनको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन करके हमारे मान आ जाते हैं। जैसे जैसे आप मान निकालना चाहोगे वैसे वैसे आपको मान आ जाएंगे। हर प्रकार के आप कैलकुलेशन करके मान को गठित कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक उपभोक्ता द्वारा जो विद्युत शक्ति ऊर्जा के रूप में जो क्षय होती विद्युत शक्ति, उनको किसमें मापा जाता था, आपको बताना किलोवाट आवर में मापा जाता। किसमें, एक विद्युत उपभोक्ता के द्वारा खर्च किया गया विद्युत शक्ति को किलोवाट आवर में मापा जाता है। किसमें, किलोवाट आवर में। किलोवाट आप घंटा भी लिख सकते हो, किलोवाट घंटा में, अर्थात जो विद्युत ऊर्जा का जो खपत होता है उसे किलोवाट आवर में मापा जाता है दोस्तों। अब एक उपभोक्ता द्वारा जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उसको ज्ञात किस तरह से करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का खपत बराबर आपको निकालना होता है। हमेशा पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का खपत किस तरह से निकाल सकते हो, तो आपको विद्युत ऊर्जा की खपत भी बताना कि उसको किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आएगा वाट इंटू घंटा अपॉन 1000, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा का जो खपत किस में होता है, किलोवाट आवर में। तो आपको यहां पे एक यूनिट बराबर, बोलचाल की भाषा में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किलोवाट, अपन कभी भी नहीं याद रहता, आपसे हमेशा याद है कि तुम्हारे घर में यूनिट कितने खर्च हुए, हमने 5 यूनिट खर्च किए एक महीने में, 2 महीने में 10 यूनिट खर्च किए, 20 यूनिट खर्च किए, इस तरह से आपसे यूनिट पूछ लिया जाता है। यदि यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि कितने यूनिट खर्च हुए, तो 10 यूनिट, इसका मतलब क्या, 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। किलोवाट आवर को बोलचाल की भाषा में हम यूनिट को में व्यक्त करते हैं, किसमें, यूनिट में। ये स्टैंडर्ड मात्रक होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट। ये कंपनी द्वारा एक यूनिट की स्टैंडर्ड इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं, BOT, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ ले 1 यूनिट बराबर कितने किलोवाट आवर, तो 1 यूनिट बराबर आपको 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति कंपनी का, BOT, 1 BOT बराबर 1 यूनिट। साधारण बोलचाल की भाषा में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है और उसका माप जो होता है वो हमेशा किस में मापे जाते हैं दोस्तों, यूनिट में मापे जाते हैं, ठीक है ना। और कंपनी द्वारा स्टैंडर्ड इकाई क्या होता है विद्युत ऊर्जा खपत का, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा का खपत किसमें मापा जाता है, यदि वहां किलोवाट आवर दे रखा तो आपको किलोवाट आवर बताना, यदि किलोवाट आवर नहीं दे रखा तो आप समझ जाना कि वहां पे यूनिट है तो यूनिट लिखना, या अर्थात 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। यदि यहां पे 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में चेंज करने के लिए कहे
तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। 1 किलोवाट आवर यानी 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं दोस्तों? तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आपको लिखना 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये जूल में कन्वर्ट हो गया। आपसे पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर कितने जूल, तो 1 किलोवाट आवर बराबर आपको बताना है 3.6 गुने 10⁻6 जूल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपको हमेशा, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि किस तरह से अपन बात कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली हो गया। विद्युत ऊर्जा खपत का सूत्र क्या होता है? ये, इसके माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपके घर में कुल ऊर्जा कितना खपत हो रही है। कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, आपके बिल जो है उसमें यूनिट का दाम बढ़ के तो नहीं आ रहे। ये सारे आसानी से आप निकाल सकते हो। नॉर्मली ये सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन है, ये आपको नॉलेज भी प्रश्न बनते हैं और ये ज्ञान होता है। ये ज्ञान तो आपको होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण लेके देखते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि हमारे घर में सिर्फ एक बल्ब ही जलता है, विद्युत ऊर्जा निकालना। अपने उदाहरण के तौर पे बात है, यदि अपने घर में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब का जो वाट है, शक्ति है, वो सिर्फ 9 वाट का है। कितने वाट का है? 9 वाट के है। यदि विद्युत ऊर्जा खर्च निकाल रहे अपन और आपसे कहे सिर्फ एक बल्ब है, और एक बल्ब कितने वाट के हैं? 9 वाट के, और वो कितने दिन चलते हैं? प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं? तो प्रत्येक दिन जो वो सिर्फ 8 घंटे चलते हैं। कितने महीने की बिल निकालना है? हमें सिर्फ 1 महीने की बिल निकालना है। तो हमने लिख दिया एक बल्ब था, वो 9 वाट का है और प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 1 महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। उनको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो 9 इंटू अपॉन, इस तरह से आप काट कर 9 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी मैं भी करके बताऊं कितने? 9 दूनी 18, 3 हाँ 216 डिवाइड बाय 100, डिवाइड करो कितने आ जाएंगे? 2.16 क्या? किलो वाट आवर। यानी आपने यहां पे लगभग आपको बताना 3 यूनिट का खर्च हुआ। कितने यूनिट का खर्च हुआ? 3 यूनिट का। और 1 यूनिट का कॉस्ट आपके 5 रुपये है। तो उस महीने की बिल आनी चाहिए कितना? 15 रुपये। कितनी आनी चाहिए? 15 रुपये आनी चाहिए। सिंपल। आगे इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं? बिजली बिल निकाल सकते हैं। किसी भी तरह से यदि आपको बिजली बिल निकालना हो तो निकाल सकते हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट का बल्ब यदि 1 घंटा चलता है, कितने वाट का बल्ब? 1 किलोवाट का बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलता है, तो विद्युत उपभोक्ता द्वारा कुल कितने यूनिट खर्च होगा? आगे समझे मैंने क्या कहा कि यदि मान लिया जाए एक बल्ब है, वो बल्ब कितने वाट का है? वो बल्ब 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट का, यानी 1 किलोवाट का मतलब क्या? 1000 वाट का है। और यदि आपसे पूछ ले कि अब वो बताओ कि 1 महीने तक वो 1-1 घंटा ही खर्च करता है, 1-1 घंटे ही बल्ब को चलाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपके पास तो एक बल्ब है, कुल कितने वाट का है? 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000। और प्रतिदिन कितने घंटे चलाता है वो? 1 घंटे चलाता। और कितने महीने के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने में कुल कितने दिन होते? 30 दिन होते। उनको किन से डिवाइड कर देना है? अच्छा, सिर्फ यदि आपसे 1 दिन का ही पूछे, सिर्फ यहाँ 1 दिन ही मान लेते हैं, सॉरी 1 महीने ना पूछ के सिर्फ 1 दिन के पूछे कि यदि 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे चलता है तो 1 दिन में कुल कितने यूनिट खर्च होंगे?
तो यदि यहां से देखें तो एक दिन में कुल कितनी यूनिट खर्च हुआ? 1 यूनिट खर्च हुआ। सिंपल। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के यदि विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहे आपके घरों में तो उसके यूनिट को आसानी से आप निकाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।